हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम सीडीपी का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने ये सोचा है कि मैं इसको दो पार्ट्स में करूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हुए हैं आपके सामने। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट वीडियो, हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है और सीडीपी का आपका सेक्शन जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 में 30 स्कोर किया जा सकता है। और इसको स्कोर 30 में 30 स्कोर करने के लिए कुछ की पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर फिक्स होते हैं, बस केवल वो शब्द घुमा फिरा देते हैं, बाकी आंसर फिक्स होते हैं। आपको अगर वो सही आंसर पता है तो आपका बड़े आराम से क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्वेश्चन इन आंसर्स को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जेंडर, यानी कि आपका उसके ऑप्शन है कि पूछा जा रहा है कि भाई जेंडर क्या है। तो इसके ऑप्शंस है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर एक सामाजिक संरचना है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन आता है आपका, जैसे जेंडर क्या है, आपका देख रहे हैं कि आपको दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल रहा है, हिंदी में और इंग्लिश में। जेंडर इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक है कि साइकोलॉजिकल है या फिर सोशल है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न आता है या तो ऐसे पूछता है कि जेंडर, या तो पूछता है कि लिंग। तो एक शब्द अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि लिंग एक सामाजिक संरचना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका यही आंसर होता है, ऑप्शन चाहे कितना भी कुछ भी करके दे दे। तो अगर आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा ली तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर है आंसर 4, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास का जो व्यापक आयाम है इसके सही पहचान करता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इसमें सब तरह तरह के आपका सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, इस तरह का आपके ऑप्शन है। बट इसका जो सही आंसर ये है वो आंसर 2 है कि शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये इन चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर विकास के व्यापक आयामों की बात की जाती है तो उसमें शारीरिक आता है, संरचनात्मक आता है, सामाजिक आता है और संवेगात्मक आता है। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग बातें कही गई हैं, जैसे आध्यात्मिक नहीं आता है, और आध्यात्मिक नहीं आता है, स्व नहीं आता है। तो जहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शंस मिलते हैं कि विकास के व्यापक आयाम की, तो शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, वही आंसर आपका सही माना जाता है। तो आपके दूसरे प्रश्न का ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्धि के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही कथन का बताना है। आपके चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आप फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ से तो खैर पेपर का स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा पेपर ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आप वहाँ से इसको अपना प्रिंट आउट निकाल करके, अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वहाँ से इसको डिटेल एक एक ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ तो मैं आपको सही उत्तर बता दे रही हूँ, सही उत्तर आपका हाईलाइटेड है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ये होती है कि इन आंसर्स को बार बार समझने की, बार बार पढ़ने की, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो ये आपके जहन में बैठ जाता है। और सीटेट में होता ये है कि चारों ऑप्शंस लगभग एक ही जैसे दिखते हैं। यहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। बहुत बार ये होता है कि चारों सही होते हैं, बट हमें देखना होता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
जो आपका सही आंसर है वो आंसर नंबर 1 है कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो आपका इस प्रश्न का ये उत्तर है। हम अपने इसमें और भी ऑप्शंस हैं आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये सारे आंसर जो है जिसमें बुद्धि आनुवंशिक कहा गया है या फिर बुद्धि के अनुभव के परिणाम स्वरूप मन में व्यवहार और अपेक्षा के स्थायी परिवर्तन होता है, इस तरह से बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन वो सारी बातें गलत हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप ये जो गलत ऑप्शंस हैं इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो आंसर सही है वो सही क्यों है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। मतलब कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी को हमेशा प्राइमरी की जब भी बात होती है तो उसमें हमेशा फैमिली आती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमेशा फैमिली आती है, सेकेंडरी में स्कूल और बाकी सारी चीज़ें आते हैं। तो जब भी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक समाजीकरण की बात होती है तो वो फैमिली यानी कि परिवार होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जीन पियाजे का आपका क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में सीटेट में, जिसमें से आपको जीन पियाजे के आंसर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो इनके की पॉइंट्स को आपको पढ़ना होता है। मैं एक वीडियो और आप लेकर के आऊँगी जिसमें जीन पियाजे के सभी क्वेश्चंस को जिन की पॉइंट से पकड़ा जा सकता है, कि जिन की पॉइंट से आप पहचान सकते हैं कि ये जीन पियाजे का प्रश्न है, उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। आज का जो प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, उसका जो सही उत्तर है वो आंसर नंबर 1 है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मतलब बच्चों की अपनी सोच होती है, बड़ों की अपनी सोच होती है, वो उनका गुणात्मक रूप अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की सोच में कोई कमी होती है या बड़ों की सोच कुछ ज़्यादा होती है। तो बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में गुणात्मक परिवर्तन की बात जीन पियाजे ने कही हुई है। अभी तक हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा है, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बारे के बच्चे की विशेषता बताता है। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि अगर आपने डिटेल में इनको पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक रफ जो है एक रिवीजन क्लास जो है मैं लेकर के आऊँगी सीडीपी का, जिसमें आपका इतना बता दिया जाएगा कि आपका 30 में से 28 क्वेश्चंस तो आपका सही हो ही जाएगा। एक दो प्रश्न बाय द वे कहीं से भी आ जाता है तो उसको छोड़ करके। तो यहाँ का जो प्रश्न ये है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि आपका इसका जो अवस्था के बारे में जो विभेदित कर रहा है वो ये है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ये आपकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था के विशेषता के बारे में बात करता है। जब ये पूर्व क्रियात्मक विशेषता की बात होती है तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स में से प्रश्न बन जाता है कि अब उसी में आपको याद करना होता है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर आपको वो याद है तो उसमें से कोई भी पॉइंट्स आता है तो आप आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। तो इसका आंसर 1 है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सीटेट एक और ये तरह से बहुत विशेष होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही वाले भी होते हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें सही नहीं है, या फिर यहाँ पे है कि सही है, तो यहीं पे छुपा करके लिखा रहता है कि नहीं है। तो कई बार छुपा करके लिखा रहता है, कई बार हाईलाइट करके भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। यहाँ पे हमें सही बताना है। तो उसके ऑप्शंस में आते हैं आपका कई ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से सही ऑप्शन वो ये है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान लीजिए दोस्तों कि ये सच बात होती है, ये साइकोलॉजिकल रूप से भी सही होती है और ये सही होता भी है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इनके जो गलत ऑप्शंस हैं इनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपका ये जो सही उत्तर से जो आपका डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो आपको समझ में आए। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इसको मल्टीपल टाइम आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन और आपके अंदर है, जिसमें खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, या छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है, या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बच्चा पैसिव नहीं होता है। अगर आप सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी बच्चा पैसिव नहीं होता है, बच्चा हमेशा एक्टिव लर्नर होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा इसी बात को ज़्यादा मोटिवेट करता है कि बच्चा जो है आपका एक्टिव लर्नर है। तो इसका आंसर, सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय अन्वेषक यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। यहाँ पर प्रश्न है अधिगम के, यहाँ पे 4 उत्तर दिए हुए हैं। जब भी बात वैगोत्स्की की आती है तो आपको सबसे पहला कीवर्ड सामाजिक ढूंढना होता है। अगर आपको ये सब छोटी छोटी जो की पॉइंट्स पता है तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि आंसर यहाँ पे अगर आप देखिए तो चारों तो नहीं, खैर तीसरा तो गलत है। निष्क्रिय गतिविधि तो खैर कभी नहीं होता है। व्यक्तिगत गतिविधि कोई मान सकता है या कोई अनुबंधित गतिविधि मान सकता है, लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं मान सकता है। निष्क्रिय तो खैर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, लेकिन और बाकी ऑप्शंस में इंसान कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन जान लीजिए कि जब वाइगोत्स्की की बात होती है, अगर वाइगोत्स्की है तो वहाँ पर सामाजिक शब्द आएगा ही आएगा। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो लेगा इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे चिल्ड्रेन, इसके आपके 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं, मैं चारों नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ सही आंसर पढ़ रही हूँ, और बाकी जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्योंकि अगर आप इंग्लिश का पढ़ते हैं आंसर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश बल्कि ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि उसको आप ज़्यादा से सही से समझ पाते हैं। हिंदी के शब्द सीटेट के थोड़े से टफ होते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी हुई है तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे हमेशा हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, इन सब को सॉल्व करने के लिए हम कीवर्ड्स पर जाते हैं। तो इसी बार बार मैं कीवर्ड्स की बात इसलिए लेकर रही हूँ क्योंकि ये आपका जो सीडीपी है वो सॉल्व ही ऐसे ही होता है जो है, क्योंकि ऑप्शन आपको लगभग एक ही जैसे लगते हैं। आपको जब बड़े बड़े आंसर दिखे तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आपको की पॉइंट्स पकड़ने की ज़रूरत होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका आंसर नंबर 2 है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ड। मतलब वो अपने हिसाब से जैसे जैसे वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं उसी हिसाब से, मतलब उनकी अपनी बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने 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 विवेक के अनुसार से वो दुनिया को देखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, मतलब उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अपने अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं और उसी हिसाब से उसका अन्वेषण करते हैं। यहाँ पे आंसर नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम फिल इन द ब्लैंक्स से फिल इन द ब्लैंक्स तक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो फिर ये आंसर हो सकता है आपका गलत हो जाए। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी आप सीडीपी का पेपर सॉल्व करें तो हिंदी ऑप्शंस पढ़ने के साथ साथ में इंग्लिश ऑप्शंस को भी ज़रूर पढ़ें। क्योंकि यह मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि दोनों ऑप्शंस को पढ़ें। आपको टिक लगाने में तो आंसर तो आपको यही बनता है। आंसर आपका आंसर नंबर 4 है, कि जिसमें आपका इंग्लिश में है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास की क्रम से आपका स्थूल चालक विकास से
परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपका जाता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर जाता है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा। इस आप में यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझने की ज़रूरत है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की ओर से आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर जाता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वर्ड थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बाकी अगर आपने पढ़ा है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता की यानी कि एडल्ट, आपका एडल्टहुड की तरफ का जो पहला कदम होता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम किशोरावस्था या एडोलसेंस कहते हैं। तो ये आपका, ये तो मुझे लगता है कि फिर भी ये आपका आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको ऑप्शंस को फिर से पढ़ लीजिएगा कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम किशोरावस्था या एडोलसेंस कहते हैं। अब आशा करती हूँ कि यहाँ तक का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 12 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ जो अनुभव करती है एक प्रारंभिक कक्षा यानी कि इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सपीरियंस दैट द अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ये है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती कक्षा होती है इसमें कोई बच्चा जो आपका पढ़ने आता है उसके अपने कुछ अनुभव होते हैं, हमें उसको नकारना नहीं होता है। उन अनुभवों को अपनी कक्षा में शामिल करते हुए, मतलब उनकी बात में वो अपने हिसाब से वर्ड को जैसे भी देखते हैं, उन वर्ड्स को, उन बातों को अपने कक्षा कक्ष में शामिल करिए और उसके बाद में उन्हीं उन्हीं अनुभवों से उनको आगे बढ़ाइए। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है सॉरी, जो अनुभव लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ये एक सही शिक्षण की पहचान होती है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बच्चा है जो, जिसका ये तर्क है कि मतलब उसको पता है कि एक व्यक्ति है जिसने दवाई की चोरी की है और उसकी अपनी परिस्थिति समझा रहा है कि वो दवाई की चोरी किस परिस्थिति में करी हुई है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना गलत बात है। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, तो इसलिए आपको चोरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न ये है कि वह बच्चा नैतिक समझ की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चे को, यहाँ इस बच्चे को यही पता है, तो वो बच्चा यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको यहाँ बच्चे की समझ ये कहती है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपको जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, उसका आपको आज्ञा पालन करना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से कहते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझना होता है कि जब भी प्रश्न आता है और उसमें किसी आपका साइकोलॉजिस्ट का नाम दे करके पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उस प्रश्न का उत्तर आपको उन्हीं के संदर्भ में बताना है। क्योंकि मौखिक संवाद अगर आप देखा जाए तो उसको अहम केंद्रित वार्ता भी कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं और भ्रांत वार्ता भी कहते हैं, जो हम अपने आप से बात करते हैं। लेकिन अगर लेव वाइगोत्स्की की बात आती है, कि अगर लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में आता है, जो हम अपने आप से बात करते हैं, अपने मन में बात करते हैं, उसको हम प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सारे प्रश्न
जितने भी की पॉइंट की ओर मैं बार बार आपको जोर दे रही हूँ कि नहीं, ये की पॉइंट्स हैं, इनको समझिए, इनको याद करिए। आप देखेंगे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में इन प्रश्नों को एज इट इज़ पाएंगे। शब्द केवल आपका प्रश्न का प्रारूप बदल जाएगा, कोई और आ जाएगा, लेकिन ये की पॉइंट्स जो है ये वही रहते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के बारे में अगर लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं और मौखिक संवाद कह रहे हैं, यानी कि जो इंसान खुद से बात करता है वो व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर लड़का है तो उसे आपको आपको जो है कार देनी है, लड़की है तो आपको डॉल देनी है, लड़का है तो उसको ब्लू कलर पसंद होगा, लड़की होगी तो उसे पिंक कलर पसंद होगा, लड़का है तो ये करना है, लड़की है तो ये करना है। तो ये जो इस तरह की जो विचारधारा है, इसको आप क्या कहते हो? विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करके ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप पसंद करता है, कि मतलब एक जेंडर स्टीरियोटाइप बना रखा है कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा। सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि आज मैंने आप लोगों से 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है सीडीपी का। आपका ये जो पेपर है वो सीटेट का आपका पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपने आज 16 क्वेश्चन यानी कि पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है। अब मैं अपने अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं आपका 30 क्वेश्चंस में जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये प्रयास, आपका वीडियो पसंद आया होगा। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जो है अपना सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाए। एंड और चलती है, मिलते हैं फिर अगली एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।